हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज है इसका लेक्चर नंबर 7। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 से लेकर 6 तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं उसको मैं पहले शुरुआत के 2 से 3 मिनट में तुम्हें बता देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। लेक्चर नंबर 1 में हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले तो जो चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसमें इस एटम्स और मॉलिक्यूल्स के नाम का थोड़ा बहुत मतलब समझा, थोड़ा आइडिया लिया, ताकि हमें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मिल जाए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाए कि आखिर हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। उसके बाद हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसकी डिटेल इंट्रोडक्शन भी पढ़ी, जिसमें बताया गया था कि ग्रीक फिलोसोफर्स का इसके बारे में क्या कहना है, इंडियन फिलोसोफर्स का इसके बारे में क्या कहना है, फिर इस चीज़ में साइंटिस्ट्स की कैसे एंट्री हुई और कैसे इसको डिस्कवर करना शुरू किया गया, ये सब इस इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर रखा है, वो भी डिटेल में। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में मैंने डिस्कस किए कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कुछ मतलब क्या, 2 ही लॉज है वैसे तो। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉज का मतलब होता है कोई भी ऐसे रूल्स, कोई भी ऐसे नियम जो कि साइंस में किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बने हुए हों। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल्स, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, एक नई चीज़ बनाते हैं, तो उसे कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। इसी के ऊपर साइंस में कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, कुछ लॉज हैं, जिनके बारे में हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था, जिसमें से पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को पढ़ने के लिए हमने एक्टिविटी 3.1 का भी सहारा लिया था, इस लॉ की डेफिनेशन भी देखी थी, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में किया था। उसके बाद इसका जो दूसरा लॉ था दैट इज लॉ ऑफ, था क्या मतलब अभी भी है दूसरा वाला लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन वाला एक लॉ था दूसरा, और ये हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 3 के अंदर, वो भी बिल्कुल डिटेल में। उसके बाद लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने डिस्कस की डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें हमने समझ लिया था कि एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, डाल्टन कौन थे, जॉन डाल्टन इनका पूरा नाम था, ये साइंटिस्ट कौन थे, इनकी भी हमने थोड़ी सी स्टोरी के बारे में देखा जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ था। और जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स, तो उसे भी हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 5 में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया तुम्हारी एनसीईआरटी का, जो कि है व्हाट इज एन एटम। ठीक है, अब तुम कहोगे सर आपने बताया तो है कि इंट्रोडक्शन वीडियो में आपने बताया था एटम क्या होते हैं। यार इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दिया था कि एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बट एक्चुअली एनसीईआरटी में डिटेल में एटम के बारे में जो दिया हुआ है वो हमने इस वीडियो में पढ़ा था। लाइन वाइज, ऑर्डर वाइज, जैसे जैसे टॉपिक्स तुम्हारी एनसीईआरटी में दिए हैं ना, वैसे वैसे मैंने करवाए हैं। एटम में हमने क्या क्या पढ़ा था कि एटम क्या होता है, जो भी मैटर होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं, उन सब का बिल्डिंग ब्लॉक, उन सब का जो बेसिक मटेरियल है वो एटम होता है। बाकी एटम का साइज कितना होता है, कैसे मेजर करते हैं, क्या यूनिट होती है, वो सब हमने इसमें पढ़ लिया था। उसके बाद लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने पढ़ा कि जो अलग अलग एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके क्या क्या सिंबल्स हम यूज़ करते हैं आजकल, इन सब के बारे में पढ़ा। और जो हम आज यूज़ करते हैं सिंबल्स, उसके साथ साथ पहले इन सिंबल्स को ढूंढने की शुरुआत कैसे हुई, किसने की, पहले कौन से सिंबल दिए गए थे, और बाद में आज हम जो सिंबल्स यूज़ करते हैं वो कौन से हैं, वो सब कुछ पूरा डिटेल में इसमें बता दिया गया था। आज लेक्चर नंबर 7 में
हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, इसके बाद के टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि है एटॉमिक मास, जो आज हम इस लेक्चर नंबर 7 में पढ़ने वाले हैं, वो भी बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो ये थी हमारी अब तक की पूरी रिवीजन जो हमने कर लिया है। अगर इनमें से कोई भी लेक्चर या कोई भी टॉपिक तुमने मिस किया है या नहीं देखा है या देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो, चैनल पर अवेलेबल है AVM स्टडी हब। टॉपिक लिख के सर्च करोगे तो तुम्हारे सामने आ जाएगा। बाकी मैं साइड हो जाता हूं, तुम चाहो तो ये नोट कर सकते हो। अब हम शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक से, जो कि है एटॉमिक मास। चलो शुरू करते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहले डाल्टन जी ने ही प्रपोज किया था ये एटॉमिक मास का आइडिया। प्रपोज किया था मतलब दिखाया था। ये कॉन्सेप्ट का आइडिया, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ही दिया गया था। यहीं से इसकी शुरुआत हुई है। और डाल्टन जी के अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट का अपना एक अलग एटॉमिक मास होता है। ठीक, उनके थ्योरी में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को इतने सुंदर तरीके से, इतने अच्छे से बताया गया है कि जो साइंटिस्ट हैं वो इस थ्योरी को देखने के बाद एटॉमिक मास के बारे में और जानने के लिए ज़्यादा क्यूरियस हो गए, उत्सुक हो गए। बहुत ज़्यादा उनका मन करा कि चलो एटॉमिक मास को और अलग अलग एलिमेंट्स के, एटम्स के कैसे मेजर करते हैं देखते हैं। पर उस टाइम पे फिर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हर एक इंडिविजुअल एटम, यानी एक अलग अलग, हर अलग अलग एटम का जो है ना एटॉमिक मास ऐसे निकाल पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था उस टाइम पे। जैसे अभी तो हम कह देते हैं कि जो हाइड्रोजन का मास है भाई वो 1U है या 1 AMU है ना। U या AMU क्या होता है, अगर तुमने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हैं तो तुम्हें पता होगा। U का मतलब यूनिफाइड होता है, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, यूनिट ही होते हैं, मतलब एटॉमिक मास के यूनिट्स होते हैं। तो हाइड्रोजन का 1U होता है, ये हमें अभी तो पता है, अभी तो हमें पता है। पर उस टाइम पर जब हमें पता ही नहीं था, हमें मतलब साइंटिस्ट्स को पता ही नहीं था कि जो एलिमेंट हैं, जो एटम हैं, उनके मास क्या हैं, तो ये उनके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क था। तो उस टाइम पर वो हर एक इंडिविजुअल एटम का, हर एक अलग अलग एटम का एटॉमिक मास नहीं बल्कि रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते थे। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है सर? यार रिलेटिव एटॉमिक मास जानने से पहले रिलेटिव जो वर्ड है इसका मतलब समझना पड़ेगा। रिलेटिव वर्ड का मतलब होता है रिलेट करना, किसी एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करना, रिलेट करना। तो यहां पर क्या होता है कि किसी एक एलिमेंट या एटम को पकड़ना है जिसका हमें एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली क्लियर हो कि इसका लगभग यही होगा बाकी एटम्स के मुकाबले, उसको पकड़ के उसके फिर रिलेटिवली बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस वो निकालने लगे। तो इसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना, यानी कहो तो अप्रॉक्सीमेटली किसी एक एलिमेंट को पकड़ के उसके जरिए बाकी एलिमेंट्स के या एटम्स के एटॉमिक मासेस को निकाला जाता था, ऐसा कह सकते हो तुम। तो उस टाइम पर रिलेटिव एटॉमिक मास निकाले जाते थे। और कैसे निकाले जाते थे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का यूज करके, या फिर जिस तरीके का कंपाउंड बनेगा उस हिसाब से जो भी सिचुएशन होती ये मासेस निकाल लेते थे। ठीक है, तो फिलहाल इस पार्ट में हमने ये पढ़ा है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ही एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले प्रपोज किया गया। उनके अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट का अपना एक अलग अलग एटॉमिक मास होता है। थ्योरी में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को इतनी अच्छे से बताया गया कि जो साइंटिस्ट थे वो और ज्यादा क्यूरियस हो गए एटॉमिक मास के बारे में जानने के लिए, उसको कैसे मेजर किया जाता है ये ढूंढने के लिए। पर उस टाइम पर सबसे डिफिकल्ट टास्क ये था कि हर एक इंडिविजुअल एटम का आखिर एटॉमिक मास कैसे निकाले कैसे? तो रिलेटिव एटॉमिक मास उस टाइम पे निकाले जाते थे यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड कंपाउंड फॉर्म्ड। ठीक है, ये है इसका पहला पार्ट। अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो। और हाँ, जो बच्चे ये कहेंगे कि सर ये क्यों बता रहे हो इतना डिटेल में थोड़ी आएगा, तुझे किसने बोल दिया नहीं आएगा? एनसीईआरटी की हर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तेरे पेपर का पैटर्न पुराने तरीके का नहीं है अब
केस बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं। पता है ना कैसे सॉल्व होते हैं वो? एनसीईआरटी की हर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है उस चीज के लिए, कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए सब कुछ पढ़ डिटेल में। ठीक है, चल कर इसको नोट। आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में यहां पर एक एग्जांपल दी है कार्बन मोनोऑक्साइड की, जिसका सिंबल होता है CO, C भी कैपिटल में, O भी कैपिटल में, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये ढूंढा गया है कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, मिक्स होते हैं, तब जाके कहीं बनता है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंट्स करके साइंटिस्ट ने ढूंढा है। ठीक है, अब ये तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दिया कि 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड बना, है ना? डायरेक्ट बता दिया ना, 3 ग्राम कार्बन जुड़ा, 4 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ा, जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। उसको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में यहां लिखा हुआ है, कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। यानी कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अपने 4/3 टाइम्स ऑफ मास के साथ में जुड़ता है। 4/3 गुना मास के साथ में कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। ठीक है, ये सेम चीज लिखी हुई है, कंफ्यूज मत होना, बस इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। 4 ग्राम ऑक्सीजन, 3 ग्राम कार्बन जुड़ा है, तो 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन कार्बन कंबाइन होता है। उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट पर बात आ जाती है, जिसको AMU से दिखाया जाता है। यानी उस टाइम पर पहले जब फिलहाल मासेस वगैरह को ढूंढना शुरू किया गया, तो फिर यार हमें जब कुछ चीजों के मास मिल गए, कुछ भार मिल गए कुछ एटम्स के, तो उसे फिर सोचा कि क्या यूनिट दी जाए। तो कई साइंटिस्ट ने कहा चलो एटम के मास है तो उसको एटॉमिक मास यूनिट कह देते हैं, एटम के मास की यूनिट, जिसको AMU से दिखा देते हैं। अब तुम्हें पता है, अगर तुमने पिछला लेक्चर देखा है तो तुम्हें पता होगा कि IUPAC एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि यार AMU यूज करने की जगह तुम U यूज करो। सिर्फ U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। और ये जो 1U है ये एक कार्बन एटम के मास के बराबर होता है। याद है जो मैंने एक बार कहा था कि किसी एक कार्बन या किसी एक एटम के मास को पकड़ना है और उसके रिलेटिवली बाकी सभी एटम्स के मास निकालने हैं। याद है, वो कार्बन है। मतलब अभी ऐसा कंसिडर कम ही किया जाता है वैसे, पर पहले जब स्टार्टिंग हुई थी ये तब की बात हो रही है। 1U मास ऑफ 1 कार्बन एटम के बराबर होता है। अब कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये एग्जांपल ली क्यों है? यार जैसे जैसे तुम ये चैप्टर आगे पढ़ोगे ना तुम्हें सब क्लियर होता जाएगा। थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। एनसीईआरटी में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं दी गई है, तुम्हें लाइन वाइज हर एक चीज़ अच्छे से समझाई जा रही है वहाँ पे, तो इसीलिए थोड़ा सा वेट करो, सब आएगा। पर फिलहाल अभी मैं जो समझा रहा हूं बस समझते जाओ। जब ये एटॉमिक मास का टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, तब तुम सारी चीजें अपने आप रिलेट करके समझ जाओगे कि अच्छा शुरू से लेकर ये हमें इसलिए बताया जा रहा था क्योंकि ये चीज हमें समझानी थी। तुम्हारा दिमाग में खुद ही क्लिक कर जाएगा। तो इतनी टेंशन मत लो। फिलहाल इस पार्ट में मैंने क्या समझाया, एक एग्जांपल दी है कार्बन मोनोऑक्साइड की जिसका सिंबल है CO, C भी कैपिटल, O भी कैपिटल। कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। एक्सपेरिमेंटली ये ढूंढा गया है कि 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर इस कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाता है। अगर इसको थोड़ा सा साइंटिफिक या मैथमेटिकली वे में लिखा जाए तो तुम ऐसे लिख सकते हो, कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और एटॉमिक मास यूनिट शुरुआत में जब ढूंढ रहे थे तो साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो हम एटम का मास ढूंढ रहे हैं तो क्यों ना एटॉमिक मास यूनिट, एटम के मास की यूनिट ही इसकी यूनिट रख दी जाए, जिसको AMU दिखाएंगे, एटॉमिक मास यूनिट। पर बाद में फिर जो IUPAC है, जो एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अप्रूवल, जिसकी परमिशन के बिना किसी भी एटम का कोई भी नाम,
कोई भी सिंबल, कोई भी यूनिट नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने ये रेकमेंड किया, उन्होंने हमें ये सजेशन दी कि AMU यूज करने की जगह सिर्फ U का यूज करो, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। और 1U जो है वो एक कार्बन एटम के मास के बराबर होता है। ठीक है, नोट कर लो इतना, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन का हमने जो भी कॉम्बिनेशन वगैरह के बारे में अभी पढ़ा, उसके हिसाब से कार्बन और ऑक्सीजन को मास असाइन किए गए, यानी कुछ ना कुछ भार उनको दे दिया गया कि तेरा इतना भार है, तेरा इतना भार है। कार्बन को कहा गया कि तेरा भार है 1.0 U यानी 1 यूनिफाइड मास। ऑक्सीजन को कहा गया कि तेरा है 1.33 यूनिफाइड मास। अब इन दोनों में से हमें एक ऐसा एटम चूज करना था जिसके रिलेटिवली हम बाकी सभी एटम्स के मास को निकाल पाएं। मैंने बताया था ना, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते थे। अब तुम कहोगे सर आपने अभी तो बताया कि कार्बन को मानना है, पर यार कार्बन तक साइंटिस्ट्स पहुंचे कैसे, वो रास्ता भी तो बताएंगे ना। शुरुआत कैसे हुई वो भी तो बताएंगे ना। शुरुआत से ही थोड़ी ना भविष्यवाणी हो गई थी कि कार्बन को ही मानो। तो उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट करके देखे, धीरे धीरे सब कुछ किया, तो सब देखेंगे ना, कुछ छोड़ेंगे थोड़ी ना। तो ये दोनों मासेस उन्हें दे दिए गए। अब NCERT में एक लाइन लिखी हुई है, साइंटिस्ट ने भी उस टाइम सोचा था कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, ज़्यादा सही होगा, ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा कंफर्टेबल होगा कि हम किसी ऐसे एटम को लें बाकियों का मास निकालने के लिए कि जिससे बाकियों का जो एटॉमिक मास है वो होल नंबर में आए या होल नंबर के आसपास में आए। होल नंबर्स कौन से होते हैं? 0 से शुरू हो जाओ, 0 1 2 3 करते करते आगे जितने भी नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स होते हैं होल नंबर्स। तो ऐसे ही होल नंबर्स में एटॉमिक मास बाकी एटम्स का आना चाहिए। तो ऐसा एक एटम हम ये यहाँ से लें तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, ज़्यादा आसान रहेगा। तो साइंटिस्ट्स ने क्या किया, इनिशियली सबसे पहले ना ऑक्सीजन का 1/16 ऑफ मास ले लिया बाकी एटम्स का मास निकालने के लिए। रिलेटिवली उन्होंने एक एटॉमिक मास यूनिट मान लिया ऑक्सीजन के 1/16 मास को। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट मान लिया ऑक्सीजन के 1/16 मास को। अब ऑक्सीजन ही क्यों, सवाल उठता है ऑक्सीजन को ही क्यों माना? और ये तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ऑक्सीजन को ही क्यों चुना? सबसे पहले इसलिए क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट कर जाता है बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के साथ। ऑक्सीजन इज लाइक पोटैटो, आलू हर सब्जी में जुड़ जाता है ना, गोभी में भी जुड़ जाता है, शिमला मिर्च में भी जुड़ जाता है, आलू का पराठा तो चलो बनता ही है, और आलू और भी कई सारी चीज़ों में जुड़ जाता है। आलू भाजी बनती है, सब्जियां बनती हैं कई सारी, है ना, चावल में भी डल जाता है। तो ऑक्सीजन इज लाइक पोटैटो इन केमिस्ट्री, सबके साथ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स के साथ जुड़ने की पावर रखता है ये, इसीलिए ऑक्सीजन। और जो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, जो भी ज्यादातर एलिमेंट्स थे या हैं, उनके मासेस ये होल नंबर में ले आता था। यानी कि अगर हम इसे ऑक्सीजन को वो वाला एटॉमिक मास यूनिट मानते थे जिसके रिलेटिवली बाकी एटम्स का मास निकालना है, तो इसकी वजह से ज्यादातर जितने भी एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका मास होल नंबर में आ जाता था। तो इन दो मेन रीजन की वजह से ऑक्सीजन को चुना गया था एटॉमिक मास यूनिट बनाने के लिए। अब बाकी आगे क्या होता है वो हम देखेंगे। फिलहाल इस पार्ट में क्या पढ़ लिया हमने, कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन को मद्देनजर रखते हुए उन्हें मास असाइन किए गए थे, कार्बन को 1U और ऑक्सीजन को 1.33U। कन्वीनियंट ये रहेगा कि हम एक ऐसे एटम को एटॉमिक मास यूनिट माने जिनसे बाकी एटम्स का मास होल नंबर या होल नंबर के कहीं आसपास में आए। साइंटिस्ट ने इनिशियली सोचा कि ऑक्सीजन का 1/16 टाइम्स को एटॉमिक मास यूनिट मान लेते हैं, यानी 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन को एटॉमिक मास यूनिट मान लेते हैं। ऑक्सीजन को ही क्यों चुना? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के साथ में रिएक्ट कर जाता था, और तो और ज्यादातर एलिमेंट्स का जो मास है इसके रिलेटिवली अगर हम इसको रख के बाकियों का निकालते हैं तो वो होल नंबर में ज्यादातर आ जाता था।
तो इसलिए हमने ऑक्सीजन को, या साइंटिस्ट्स ने उस टाइम पर सबसे पहले ऑक्सीजन को चुना था। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, नोट करना चाहो तो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब 1961 में कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लिया गया बाकी एटम्स का एटॉमिक मासेस निकालने के लिए। अब मुझे पता है तुम्हें नहीं पता होगा कार्बन 12 आइसोटोप क्या होता है, तुम्हें नहीं पता होगा स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या होता है, तो मैं बताता हूं मैं किस लिए हूं यहां पर, बताने तो आया हूं। देखो यार, आइसोटोप का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जिनका नाम तो सेम हो पर मास अलग अलग हो। जैसे कि कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। तो उन्होंने बोला कि इन तीनों आइसोटोप्स में से कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप है वो लेना है। ठीक है, स्टैंडर्ड रेफरेंस का मतलब है कि रेफरेंस मानना, यानी कि हमें कोई एक ऐसा एटम लेना है जिसके जरिए हम बाकी एटम्स का एटॉमिक मास निकाल पाएं। दैट इज स्टैंडर्ड रेफरेंस। किसी एक एटम को रेफर करना, रेफरेंस लेना उसकी, ताकि हम उसके जरिए बाकी एटम्स का जो मास है वो निकाल पाएं। तो 1961 में कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप है, जो कि अब तुम्हें पता है, उसी को स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लिया गया। वो भी तुम्हें पता है क्या है अब, एटॉमिक मासेस बाकी एलिमेंट्स के निकालने के लिए, एलिमेंट्स या एटम्स के। अब यहां से यह पता चला कि जो 1 AMU है, 1 AMU है वो 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ C12 यानी कार्बन 12 है। यानी ये जो कार्बन 12 आइसोटोप है ना, यानी कि ऐसा कार्बन जिसका मास 12 है, उसके 1/12 टाइम्स 1 AMU को मान लिया गया, क्योंकि इसी रिलेशन के जरिए बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास निकाले जाएंगे। ये है रिलेशन। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस बाकी सभी एलिमेंट्स के इस कार्बन 12 एटम को ही मद्देनजर रखते हुए इसके जरिए ही इसी के रिस्पेक्ट में निकाले जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अब एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में भी दी गई है, और उसके बाद भी अगर तुझे समझ नहीं आया तो मुझे नहीं पता तुझे कैसे समझ आएगा। ठीक है, अब इसको फिलहाल मैं साइड होऊंगा और 5 तक गिनूंगा, वीडियो पॉज करके तू नोट कर, फिर मैं तेरे को एक एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से इसे समझाने की कोशिश करता हूं। नोट कर, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूं और तुझे एक एग्जाम्पल के जरिए ना इसे समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सिर्फ अभी इतना ही करता हूं। समझ ले कि एक फ्रूट सेलर है। फ्रूट सेलर पता है ना, अरे फल बेचने वाला, फ्रूट्स बेचने वाला। तो वो क्या करता है, तुमने ऐसे देखा होगा ना, जिस चीज़ पे वो बैलेंस करता है ना, एक तरफ वो कुछ वेट रख लेता है और दूसरी तरफ वो अपने जो फल हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनको बैलेंस करके हमें देता है ना। ये तो तुम्हें पता ही होगा। उसके बाद ये जो फ्रूट सेलर है, इसने क्या किया ना कि जिस टाइम पर ये जो तगारी थी, तगारी नहीं कह सकते उसे, क्या कहते हैं उसे, मेरे को नाम भूल गया उसका, जिसमें एक तरफ तो वेट रख लेते हैं और दूसरी तरफ सब्जियां वगैरह रखते हैं, है ना। कुछ ऐसी दिखती है यार, तुम क्या कर रहे हो, है ना, जिसमें ऐसे दोनों तरफ एक एक कोली बनी होती थी, इस तरफ भी एक कोली बनी होनी है। ठीक है, और यहां ऊपर से वो जो है पकड़ लेता था अपने हाथ से इस चीज को, जो भी एक समझ लो खड़ा है उसका हाथ देखो, मेरी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा गंदी है तो इस पर ध्यान मत दो। उसने यहाँ से पकड़ा है, एक तरफ वो रख लेता है वेट सारे, और दूसरी तरफ वो अपने सब्जियाँ, जो एप्पल मान लो यहाँ पे रखा है, और ये एप्पल जो है वो मेजर कर रहा है उसका वेट। एप्पल्स कई सारे रखे हैं, 1 किलो देना, 2 किलो देना, जितना भी देना है वो यहाँ पे रखा हुआ है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ जस्ट। तो एक फ्रूट सेलर है, वो उस टाइम पर कैसे मेजर करके, नाप तोल के अपने फ्रूट्स देता होगा जब ये वेट्स आए ही नहीं थे। एग्जाम्पल के तौर पर यार, एग्जाम्पल ले रहा हूं ना मैं तुम्हें ये समझाने के लिए। तो तुम मान सकते हो
कि जो फ्रूट सेलर है वो ये नापने के लिए FMU का यूज़ करता होगा, फ्रूट मास यूनिट यूज़ करता होगा। कैसे सर, समझ नहीं आया? देखो, एक वाटरमेलन ले लो, इसको समझ लो ये है एक वाटरमेलन। हाँ मुझे पता है नहीं लग रहा वाटरमेलन जैसा, पर मान लो ना यार, ये लो थोड़े से ना ऐसे भी बना देते हैं, अब लग रहा है थोड़ा बहुत। वाटरमेलन के क्या करो तुम, कर दो इसके 12 पीसेस, 12 इक्वल पीसेस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके 12 पीसेस कर दिए, 1 2 3। सर ये तो चांद लग रहा है। अरे कोई बात नहीं यार, मेरी ड्राइंग ऐसी ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए इसके 12 पीसेस। इक्वल लग नहीं रहे पर मान लो ये इक्वल है, हंसो मत यार, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ऊपर से फिर इसके बाद क्या किया कि इन 12 पीसेस में से कोई एक पीस मैंने ले लिया, समझ लो मैंने ये वाला पीस जो है उठा लिया, एक पीस मैंने ले लिया। अब इस एक पीस को मैं एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लेता हूँ, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लेता हूँ अपने बाकी फलों को मेजर करने के लिए, उनका भार नापने के लिए, ठीक है। उनका भार नापने के लिए मैं मेजर करूँगा। कैसे? क्योंकि ये था मेरे पास एक वाटरमेलन, समझ लो वाटरमेलन को समझो, ये था मेरे पास एक कार्बन 12 एटम। मैंने क्या किया, इस कार्बन 12 एटम के 12 हिस्सों में से एक हिस्सा ले लिया, यानी मैंने 1/12 पार्ट इसका ले लिया। अब मैं इसके 1/12 पार्ट को जो है यहां पर जो वेट रखे थे उनकी जगह पे ले लूंगा और यहां पर रखूंगा वो वाला फ्रूट जिसको नाप के मुझे इन्हें देना है। तो उस टाइम पर कोई बोलेगा कि मेरे को यहां पर मैं FMU मान लेता हूं इसको, ये 1/12 जो एक पार्ट वाटरमेलन का है 12 पार्ट्स में से, इसे मैं मान लेता हूं एक FMU। जैसे कि 1 AMU जो है वो 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 था, मैं मान लेता हूं कि 1 FMU जो है वो 1/12 टाइम्स ऑफ वाटरमेलन है, मास ऑफ वाटरमेलन है। तो यहां पर कोई भी फ्रूट खरीदने आएगा तो वो ये बोलेगा भैया मेरे को 2 FMU दे दो एप्पल्स। तो 2 FMU तुम कैसे दोगे? 2 FMU दो, या फिर कोई, हाँ ठीक है चलो ठीक है 2 FMU दे दो सर। तो तुम क्या करोगे कि 1/12 लिखोगे और 2 FMU देने का मतलब है, या 2 भी छोड़ो, कोई कह रहा है कि मेरे को 1 FMU दे दो, और आसान करता हूं तुम लोगों के लिए, कोई कह रहा है कि 1 FMU दे दो, तो तुम करोगे क्या कि यहां पर सबसे पहले इसका 1/12वां हिस्सा रखोगे, 1/12 पार्ट वाटरमेलन का यहां पे रखोगे, यानी वाटरमेलन के 12 हिस्सों में से एक हिस्सा यहां पर रखोगे, और फिर यहां पर रखोगे एप्पल, एप्पल रखोगे, और फिर उसके बाद यहां से इसे पकड़ोगे और इक्वल करोगे कि कब ये दोनों जो हैं वो इक्वल हो जाएं। एक तरफ एक पार्ट ऑफ वाटरमेलन और दूसरी तरफ एक, वो एक नहीं मतलब उतने एप्पल जितने में वो बराबर हो जाए। तो ऐसे नाप लिया जाएगा कितने एप्पल आएंगे कि वो उसके बराबर हो जाए। तो ऐसे ये FMU की यूनिट में उसे नाप लिया गया। तो ऐसे ही कार्बन 12 के मास के 1/12 मास को 1 AMU के बराबर मान लिया, बाकी और सभी एटम्स के मास को जानने के लिए। आई होप तुम्हें अब ये समझ आ गया हो यार, मैंने गला फाड़ फाड़ के जितना डिटेल में मैं बता सकता था मैंने बताया है। समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करो और फिर से देखो, फिर समझ नहीं आया पीछे करो और फिर से देखो, जितनी बार समझना आए देखो। हो गया, डन। एटॉमिक मास का पूरा कॉन्सेप्ट डन, एटॉमिक मास का पूरा टॉपिक डन। अब एटॉमिक मास के लास्ट में एक डेफिनेशन तुम्हें देके जाऊंगा, उस डेफिनेशन को तुम अपने एग्जाम में लिखोगे। अगर तुमसे पूछा गया कि बताओ 1 AMU किसके बराबर होता है, या किस चीज को, या फॉर्मूला क्या है एक स्टैंडर्ड रेफरेंस का, या फिर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन के आता है, तो तुम वो डेफिनेशन लिखोगे। तुमसे पूछा जा सकता है कि 1 AMU किसके बराबर है, तुमसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तुमसे ये पूछा जा सकता है स्टैंडर्ड रेफरेंस किसे माना है। तो तुम अब हर चीज़ का आंसर दे सकते हो। इस पार्ट को रिवाइज करवा देता हूँ। 1961 में
कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लिया गया था बाकी चीज़ों के, बाकी एटम्स के, बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास निकालने के लिए। 1 AMU 1/12 टाइम्स मास ऑफ कार्बन 12 के बराबर है, यानी कार्बन 12 वाला आइसोटोप के बराबर। फ्रूट सेलर FMU को यूज़ करेगा हर चीज़ को नापने के लिए। अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, वैसे ऐसा नहीं होता है और शायद ना ही होता था, पर तुम्हारी बुक में दिया हुआ है सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। समझ लो एक फ्रूट सेलर है जो कि FMU के यूनिट्स यूज़ करता है, फ्रूट मास यूनिट, जिसके लिए वो एक वाटरमेलन लेता है, उसको 12 पीसेस में कट करता है। ठीक है, 12 पीसेस में कट करने के बाद उसमें से एक पीस निकाल लेता है। तो अगर तुम समझो कि ये जो है वो 12 पीसेस, जो 12 हिस्से हैं, ये वो कार्बन 12 है, जिसमें से एक पीस ले लिया, यानी कि 1/12 1/12वां हिस्सा जो है इसका ले लिया। अब इसके ज़रिए अगर किसी ने मांगा कि 1 FMU एप्पल दे दो, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर ये एक स्लाइस रखेगा और फिर यहाँ पे एप्पल रखेगा और फिर यहाँ पे नापेगा कि कब वो उसके बराबर हो जाए, कब वो उसके बराबर हो जाए, और फिर उस हिसाब से उसे वो दे देगा। यानी कि 1/12वें हिस्से से उसने हर एक चीज़ को नापा। वैसे यहाँ पर बाकी एटॉमिक मासेस हम नाप लेते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो, फिर वो डेफिनेशन बताता हूँ इंपॉर्टेंट सी, जो तुम्हें जाननी ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाएगा यार कि किस चीज़ को स्टैंडर्ड रेफरेंस माना जाता है एटॉमिक मासेस निकालने के लिए, दैट इज कार्बन 12 आइसोटोप। फॉर्मूला क्या होगा, 1 AMU किसके बराबर होगा, वो भी तुम्हारे सामने है। डेफिनेशन पूछी गई तो वो तुम्हें अभी मैं बताने वाला हूँ। चलो आगे हम बढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन की तरफ, आखिरी पार्ट की तरफ इस वीडियो के, और वो कहता है, वही है जो हम पढ़ चुके हैं, जो भी रिलेटिव एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट के एटम का, उसको डिफाइन किया जा सकता है कुछ इस तरह से कि जो एवरेज मास होता है किसी भी एटम का, वो निकाला जा सकता है कंपेयर करके 1/12 मास ऑफ एक कार्बन 12 एटम के साथ। मैंने बताया ही था कि कोई भी और एटम का जो मास है वो निकाला जा सकता है 1/12 टाइम्स ऑफ कार्बन 12 एटम को मद्देनजर रखते हुए, उनके रिस्पेक्ट में, उनके जरिए वही लिखा हुआ है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम of an element is defined as the average mass of the atom as compared to 1/12 the mass of one carbon 12 atom, और as it is definition तुम्हारी NCERT बुक में भी लिखी हुई है, चाहो तो देख सकते हो, मैंने तुम्हें समझा भी दी है। और अब तुम्हारी NCERT बुक में ही, एक सेकंड मैं ज़रा पेज नंबर देख लूँ, पेज नंबर 30 पर तुम्हारी NCERT बुक में पेज नंबर 30 पर एक टेबल है 3.2, जिसमें कई सारे एलिमेंट्स और उसके आगे उनके एटॉमिक मासेस गिवन है। तुम इसे अब याद करोगे, पढ़ोगे, रट्टा मारोगे, घोट के पी जाओगे, मुझे नहीं पता, जो मर्जी करो, पर तुम्हें वो आने चाहिए। ठीक है, न्यू NCERT बुक अगर तुम्हारे पास है तो पेज नंबर 30 टेबल 3.2 पे कई सारे एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के आगे उनके एटॉमिक मासेस लिखे हुए हैं, तुम्हें याद करने होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है, डेफिनेशन हो गई। उसके एटॉमिक मासेस याद करने के लिए मैंने कह दिया, एक बार देख लेते हैं एटॉमिक मास में से कोई भी एक टॉपिक या कुछ भी बचा है या नहीं। कुछ नहीं बचा है अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं, लेक्चर नंबर 8 में, ये कैसे लिख दिया, लेक्चर नंबर 8 में, कि हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, कि एटम्स जो है वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे पाए जाते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 8 में। और ये लेक्चर 8 तो बहुत ही छोटा होने वाला है, मेरे हिसाब से 5 मिनट से भी कम का होगा, या 5 मिनट से थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, मतलब 10 मिनट से तो बहुत ही कम होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। 5 या 6 मिनट के आसपास का मेरे हिसाब से हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट वाला लेक्चर होने वाला है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक ही पैराग्राफ है तुम्हारी NCERT बुक में। क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बाकी ये टॉपिक बहुत छोटा है लेक्चर 8 वाला।
आज वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था, तो इसीलिए एक बार वीडियो को शुरू से देखो, तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मेरी सजेशन को अगर मानो तो तुम प्लीज़ एनसीईआरटी में से एटॉमिक मास वाला जो टॉपिक, जो पूरा एक मैं कह सकता हूँ टॉपिक का जो पैराग्राफ है, जो पूरी एक एक लाइन है एनसीईआरटी की, एक बार रीड करके ज़रूर देखना। बाकी टॉपिक्स के लिए मैं तुम्हें नहीं कहता, पर इसके लिए प्लीज़ देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक टॉपिक है। क्योंकि मैं जब 9th क्लास में था ना, क्योंकि अभी तो मुझे ये आसान लगता है, मैं तभी तुम्हें पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये आता है, पर 9th क्लास में ना ये मुझे डिफ़िकल्ट लगता था और इसी में मेरे नंबर कटे थे। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम अभी 9th क्लास में हो, तुम्हारे लिए ये चीज़ न्यू है, नई है, तो इसीलिए प्लीज़ इसको अपने हाथ से मत जाने दो। बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, समझने के बाद एनसीईआरटी से रीड भी कर लो अगर इस टॉपिक में से अपने नंबर पक्के करने हैं तो। ठीक है, अब अगर तुम इस चैनल पर नए हो, आज का ये लेक्चर मेरा पहली बार देख रहे हो, तो तुम्हें कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, इनमें से कुछ भी अगर करना है तो तुम इसी चैनल पर एवीएम स्टडी हब के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ। उसमें हर एक चैप्टर की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में हर एक लेक्चर को ऑर्डर वाइज, लाइन वाइज अरेंज किया हुआ है। तुम जाके बहुत ही आराम से बिना किसी टेंशन के देख सकते हो, पढ़ सकते हो। जाने से पहले सिर्फ एक बात कहूँगा, अब लाइक कर देना यार, शेयर कर देना अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के साथ। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। मिलता हूँ तुम लोगों से अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 के साथ, इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जाओ पढ़ लो। अब तुम कह रहे होगे सर आप इतना लो क्यों लग रहे हो, आप में एनर्जी नहीं लग रही है अभी? क्योंकि अभी रात के, तुम मानोगे नहीं, 2 बजे हुए हैं, या सुबह के भी को 2 AM। मैं अपने कॉलेज के साथ हर एक चीज़ मैनेज कर नहीं पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो रही है। पर तुम्हारे लिए कुछ भी यार कर रहा हूँ, अकेला हूँ, और कोशिश पूरी रहेगी सिलेबस कंप्लीट हो, अपनी पढ़ाई को भी नुकसान ना पहुँचाते हुए तुम्हारी पढ़ाई को भी साथ साथ में डिटेल में करवाता रहूँ। यही अपना एम है, यही अपना विज़न है। आगे जाकर तो तुम लोगों के लिए और भी बहुत कुछ लेके आऊँगा, अगर तुम्हारा सपोर्ट बना रहा तो। अगर तुमने सब्सक्राइब करवाया, अपने और फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को बढ़ाया तो। बाकी देखते हैं यार, बाय बाय, पढ़ लो।